बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, गुज़श्ता रोज मियां शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद मियां नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से मुलाकात के बाद एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जैसे लगा कि मुल्क में इंतखाबी माहौल बन रहा है। और आज ही के दिन हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में मीडिया कन्वेंशन से खिताब किया और उसके फौरन बाद बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंजर आम पर आए। जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें मौलाना फजलुर रहमान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहमियत का हामिल जो जुमला है वो ये है कि मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उनके खिलाफ बयान दूं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि सारे सियासतदान जेल, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सारे सियासतदान जेल से बाहर हों। माजरत, पहले गलती हो गई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने यह बयान तो दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और जुमला भी ऐड किया कि अगर कोई शख्स कानून के शिकंजे में तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने अपना वो जो इबाम है इंतखाबात के इनकाद के हवाले से, क्योंकि वह पहले जनवरी में इंतखाबात को मौसम से जोड़कर कुछ सवालिया निशान लगा चुके थे, वो खदशात उन्होंने आज भी बयान किए। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म ही हुई थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी मंजर आम पर है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मौलाना के लिए बहुत मुस्बत अंदाज में यह कहा कि मौलाना एक डेमोक्रेट हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इंतखाबात के हवाले से कोई ऐसी बात करेंगे। तो बज़ाहिर आज ऐसा लग रहा था कि एक मोमेंटम सेट हो रहा है। इंतखाबात के हवाले से अभी तक क्लैरिटी तारीख के हवाले से नहीं है। सियासी जमातों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में क्या कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी उस पर क्या सोचते हैं, मियां नवाज शरीफ की वापसी, ये टॉप स्टोरीज होंगी। लेकिन इसके साथ साथ गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ जो कार्रवाइयां शुरू हुई हैं और उस पर एक बयानिया मुरतब हो रहा है, उस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो डिस्टिंग्विश्ड पैनल में ज्वाइन कर रहा है, तीनों मेरे काबिल एहतराम सीनियर हैं। आमिर गौरी साहब दी न्यूज के रेजिडेंट एडिटर हैं और सीनियर सहाफी तजिया निगार हैं। आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफी और तजिया निगार हैं और नज़ीर लगारी साहब तीनों ही मेरे उस्तादों की तरह हैं और मेरे लिए बहुत मोहतरम है। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले चाहूंगा कि तीनों मेहमानों को सुनवाऊं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज पेशावर में गुफ्तगू क्या की, जरा सुनिएगा। आप लोग भी कभी कभी मैसेजों में ये बात कर लेते हैं कि फजलुर रहमान आजकल खामोश है, बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। वो मेरी रिवायात हैं, मैं जिससे जंग लड़ता हूँ फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूँ, मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुफ्तगू की, चाहूंगा कि आमिर गौरी साहब की तरफ जाऊं। आमिर गौरी साहब, मौलाना की आज की गुफ्तगू से आपको क्या तासुर मिल रहा है? कहीं वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई नरम गोशा रख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि वो सिर्फ एक सियासी माहौल बना रहे हैं? शायद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और एक तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू गौरी साहब, अपना प्रोग्राम पे स्टार्ट करने का। मेरा अपना ख्याल है कि देखें, हमें सारों को पता है कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इंतहाई सियासतदान हैं और उनके जितने भी पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात ही हैं। मुझे लगता है कि बयान दे के एक ऐसे माहौल में, जबकि कहीं पे जो है आपको, हमें सारे लोग सुनते रहते हैं कि वो शख्स जो जेल में है उसकी पब्लिक अभी भी सबसे ज्यादा है, सही या गलत या जैसे भी क्वेश्चनेबल सर्वेज आते हैं वो आते हैं। मुझे इस तरह लगता है कि स्टेटमेंट से वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पोस्चरिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। इस वजह से कि उन्हें ये पता है कि जो भी अदालती अमल है उसके ऊपर तो वो असरअंदाज हो नहीं सकते, ठीक है ना। दूसरा ख्याल है उनको कहीं ना कहीं कुछ ये भी पता होगा कि जो कुछ उनके साथ होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जो नौजवान वोटर्स हैं उनको ये बता के कि जनाब मैं उसके खिलाफ कुछ बात नहीं करना चाहता, वो जेल में है, मुझे ये सूट नहीं करता, मुझे जेब नहीं देता, इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं साथ तौर पे, ठीक है ना। लेकिन हमने देखा माजी के अंदर ये लोग एक दूसरे के खिलाफ, सारे लोग जो हैं कैसे जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे फिक्र खवा करते रहे हैं। तो जो कुछ ये कह रहे हैं उसमें देखें हर तरफ से आवाज़ उठती हैं। आप थोड़ी दिन पहले तक पीपल्स पार्टी मुसलसल एक ही लाइन बोल रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, दूसरे लोगों ने भी कहा लेवल प्लेइंग नहीं है। तो उसके अंदर अगर फर्ज किया किसी इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल नहीं है तो वो तो पीटीआई है और पीटीआई के जो लोग हैं, ठीक है ना। इस वजह से कि जो लीडरशिप है वो टूट चुकी है। लेकिन गौरी साहब आपने जो एक बात की, चूंकि मौलाना पे इस वक्त बात कर रहे हैं, आपने कहा कि वो पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब और नज़ीर लगारी साहब, आप दोनों के सामने भी ये सवाल रखना चाहूंगा। सबसे पहले चाहूंगा कि आमिर ज़िया साहब रिस्पॉन्ड करें। आमिर ज़िया साहब, आपके ख्याल में गौरी साहब की बात दुरुस्त है कि मौलाना साहब पोस्चरिंग कर रहे हैं या मौलाना साहब कुछ सीरियस हैं इस मामले पर जो उन्होंने आज पॉलिटिकल स्टैंड लेने की कोशिश की है? जी, मैं गौरी साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा
क्योंकि इसके कई हैं। एक तो ज़ाहिर है कि अवाम को एक उन्होंने पैगाम दिया और अपना एक अच्छा चेहरा वो सामने लाना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे इदारे हैं, जो यहाँ पर फैसला साज हैं, उनको भी एक मतलब एक पॉस्चरिंग है उनकी बड़ी, एक कहते हैं ना लाइट वे में, पोलाइट वे के अंदर, कि देखें जी मतलब ये भी अगर मेरी मर्जी की चीज़ें नहीं हो रही होंगी और मुझे जो भी उनके मुतालबात होंगे, कुछ सबके सामने है, कुछ पसे पर्दा है वो मुतालबात, तो उसके हवाले से भी अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए, यानी कि दो धारी तलवार की तरह उन्होंने स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया है। एक तो वो लोग, वो नौजवान जैसे कि गौरी साहब ने फरमाया, बिल्कुल मैं उसकी बात करूँगा, उसके साथ साथ कि उन्हीं अवाम के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इस मुल्क में फैसले करते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि जैसे कहा गया कि जी बहुत जीरक सियासतदान है, तो कोई भी उनका जो लफ्ज है, कोई भी जुमला जो है वो बगैर सोचे समझे नहीं कहते। वो कोई जज्बाती अंदाज में बात नहीं कर रहे होते कि जी मैं एकदम मतलब है उसमें आ गए कि फला मुतालबा कर दिया, फला कर दिया। तो सोच समझ के कहा है उन्होंने। जी रिंद साहब। लगारी साहब, आप दोनों डिस्टिंग्विश जो मेहमान हैं उनसे एग्री करेंगे या आप कुछ डिफर करेंगे इस पॉइंट पे जो मौलाना साहब ने बात की है? आज इंतखाबी माहौल बनाने की एक कोशिश है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, या वाकई मौलाना साहब सीरियस हैं जो उन्होंने कहा है? मौलाना कभी इस तरह की वारदात करते हुए नजर नहीं आए। कभी मौलाना इस तरह का तरीक़ाकार अपने तरीक़े वारदात के तौर पर इस्तेमाल करें। वो सचमुच इस एहसास में हैं कि अगर मैं आज़ादाना कैंपेन कर रहा हूं तो मेरे मुखालिफ जो हैं वो जेलों में हैं, इस बात का वो एहसास ज़रूर करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो जराइम में मुलव्वस हैं वो अपना फिर वो करें, अपने आप को साबित करें कि वो मुजरिम नहीं है। मतलब इस तरह की बात भी उन्होंने की है। मैं ये समझता हूँ कि एक लेवल जो मांग रहे हैं तमाम लोग, उनको मिलना चाहिए और ये इसी तरह से पीटीआई को भी मिलना चाहिए कि वो भी इलेक्शन में कंटेस्ट करे। यानी ये नहीं है, लेकिन मैं इस बयानिए को नहीं मानता हूँ कि वो भाई बहुत पॉपुलर है। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। कोई ऐसी पॉपुलरिटी नहीं। मैं मूव करता रहता हूँ। मैं ठट्ठा में मेरे साथ चले, बदीन में चलें, आप मेरे साथ चले, थरपारकर में मेरे साथ चले, खैरपुर में मेरे साथ चले, रहीमियार खान में मेरे साथ चलें, भावलपुर में मेरे साथ चलें, डेरा गाजी खान में मेरे साथ चलें। लगारी साहब, इस पॉपुलरिटी वाले मामले पे आगे आते हैं और आपका जो मौक़िफ़ है या गौरी साहब और आमिर ज़िया साहब का जो मौक़िफ़ है उसको लेते हैं। लेकिन इस वक्त में मौलाना फजलुर रहमान ने जो बहुत अहम बातें की हैं, उन्होंने खासकर इंतखाबात पर फिर खदशात का इज़हार किया है। लगारी साहब, आपके ख्याल में इंतखाबात के इनकाद के हवाले से जो वो जनवरी में कह रहे हैं कि मौसम ठंडा होता है, इनकाद नहीं हो सकता, तो मौलाना साहब अभी तक उसी मोड में है कि इंतखाबात अभी नहीं हो रहे, या आपके ख्याल में वो दीगर जमातों के साथ होंगे इंतखाबात के मामले पर? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इंतखाबात के इल्तवा के चक्कर में जरूर हैं। वो इंतखाबात से मेरा ख्याल है कि उन्हें ये गुमान है कि उनका होमवर्क ठीक नहीं है और लोगों को उनकी बातों का एतमाद और एतबार नहीं है। वो ये समझते हैं, इस वजह से वो अपने वोटर्स के पास जाने के लिए हिचकिचा रहे हैं। ये बात तो ज़रूर है कि वो अपने वोटर्स के पास जाने से हिचकिचा रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि अगर मैं इन हालात में वोटर्स के पास जाता हूं तो मेरे वोटर्स मेरी तरफ नहीं देखेंगे। ये उनका ख्याल है, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उनको कबूल किया जाए, हो सकता है कि उनके पास स्पेस वैसा ही हो जो माजी में रहा है, लेकिन मौलाना इस बात से वो डरे हुए लगते हैं कि वो इलेक्शन से, वरना इलेक्शन दिसंबर में हुए हैं। खौफ की लगारी साहब, आपके ख्याल में बुनियादी वजह ये नहीं हो सकती कि जिस जमात की मकबूलियत की बात हो रही है उसका स्ट्रांग होल्ड केपीके है और मौलाना भी एक स्ट्रांग होल्ड केपीके में ही रखते हैं? ये बुनियादी वजह आपके ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि केपीके में इस मर्तबा उस पार्टी को वो मकबूलियत तो दूर की बात है, इस वक्त कोई ऐसा मुझे कोई स्वीपिंग भी नहीं लग रहा है, मुझे वो विनिंग पोजीशन में भी नहीं लग रही है, नहीं कहीं भी नहीं लग रही है, ना पेशावर डिवीजन में, ना डीआई खान डिवीजन में, ना किसी और इलाके में वो वैसी पोजीशन नहीं है। ठीक हो गया। आमिर ज़िया साहब, आप एग्री करेंगे लगारी साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो इंतखाबात के इनकाद के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मौलाना साहब कुछ घबराए हुए हैं इसलिए वो इंतखाबात के इल्तवा के ख्वाहिशमंद, या उन्हें लगता है कि इल्तवा होगा? आमिर ज़िया साहब, जो पीडीएम की जितनी जमातें हैं बशमूल JUIF और उसमें नून लीग को भी मैं शामिल करूंगा, उसकी कारकर्दगी ऐसी रही है कि उससे ये जमातें बड़ी गैर मकबूल हुई और बहुत ज्यादा तनकीद है। तो यहाँ तक तो मतलब है एक बात समझ में आती है, गाइड साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उनको लगता है कि बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना होगा।
अच्छा, अब ये बात थी कि जो उनके मुखालफीन है, जैसे पीटीआई की हम बात करें, तो पीटीआई जो है जाहिर है कि मसाइल के शिकार है, छुपी भी बात नहीं है। उसकी जो फ्रंट लाइन क़यादत है पूरी की पूरी फर्स्ट ईयर वो गायब हो चुकी है। और क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड इलेक्शन होते हैं और जो रूरल एरियाज में आपको वो लोग जो इलेक्शन डे को मैनेज करते हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद होती है वर्कर्स की, और इन्फ्लुएंशियल जो इलाके के होते हैं, तो वो भी बातों का जब पार्टी पे बुरा वक्त आता है तो छोड़ जाते हैं। तो फिर ये जरूरी नहीं होता है कि आपकी पार्टी बज़ाहिर बहुत मकबूल हो, उसकी बहुत फॉलोइंग हो, लेकिन वो बैलेट बॉक्स में ट्रांसलेट नहीं हो पाती। कि अगर आपके कैंडिडेट नहीं है, आपका उस दिन मोबिलाइजेशन नहीं है, तो मैं इसको दूसरे पैराए में ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई की वो है, मुश्किलात हैं, और मकबूलियत का सवाल यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि मकबूलियत का अगर आप देखें, वो तो नौजवानों से बात करें या मैं अर्बन एरिया से अगर बात करूँ, तो आपको लगेगा कि पीटीआई इज अ फोर्स टू रेकन विद। वो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर जो दीगर जमातों से उसका तकाबुल करें तो जाहिर है कि उसमें सर्वेज भी बता रहे हैं कि उसको एज हासिल है, लेकिन ये मकबूलियत जो है बैलेट बॉक्स में ट्रांसलेट होती हुई नजर नहीं आती मुझे, और उसकी ठोस ऑब्जेक्टिव वजूहात हैं। जी अच्छा, आमिर गौरी साहब, दोनों मेहमानों ने जो बात की मौलाना साहब के इंतखाबात से ज़रा इल्तवा लेने के मामले पर, आप उससे एग्री करते हैं या आपको लगता है कि नहीं, मौलाना जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, मौलाना के खदशात दुरुस्त हैं, इंतखाबात जनवरी में मौसम की वजह से आगे पीछे हो सकते हैं? मेरा इस पे शायद टेक बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। मुझे इस तरह लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत चूंकि टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर होती है, पाकिस्तान में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए होती है, तो ये जो सियासतदान है ना, वो रोज जलसे जुलूस नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देके जो पाकिस्तान के टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं उनकी अट्रैक्शन अपने तक रखना चाहते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन जेल जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन जेल से निकलेगा। जहां तक ये आपका सवाल है, देखें फजलुर रहमान साहब जो वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी बड़ी जमात के एलाई तो हो सकते हैं, वो ऑल इन ऑल नहीं है। उनको पसंद नहीं आई ये बात और उनके साथियों को, लेकिन वो एक छोटी जमात के लीडर हैं और उनकी छोटी के अंदर भी उनका खानदान और उनके कुछ दोस्त जो हैं वो MNAs और MPs बनते हैं। तो अगर उनका जो जोर है सारा वो KPK में है और उसके बाद बलूचिस्तान में है, तो वो एक तो उसको रिटेन रखना चाहते हैं। अभी तक तस्वीर सामने नजर नहीं आ रही इन दो सूबों के अंदर। लेकिन गौरी साहब, जनवरी की सर्दियों के हवाले से जो उन्होंने बात की है, मैं चूंकि खुद उन सर्द इलाकों से ताल्लुक है, सर्दियां तो शदीद होती हैं, इसमें तो बात गलत नहीं है। क्वेटा एंड अपवर्ड्स जो हमारे पश्तून एरियाज हैं और खासकर KPK के जो साथ जो इलाके हैं, वहां सर्दियां तो होती हैं। शायद मेरी बात सुने, जहां सर्दियां होती हैं ना, मेरा ख्याल है कि वहां लोगों के पास स्वेटर और जर्सियां भी होती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सही, किसी को जंग पे नहीं रहे, उन्होंने एक इलेक्शन के अंदर जाके वोट डालना है, ठीक है ना, और फिर वो तमाम लोग जो इलेक्शन मुसलसल मांग रहे हों और जब इलेक्शन जो है उसकी बहरहाल एक टेंटेटिव डेट या वक्त सामने आ गया हो, तो उस वक्त ये कहना कि सर्दियां हैं या गर्मियां हैं या सैलाब आ जाएगा या जल्जला आ जाएगा, ये बड़ी छोटी बात लगती है। कि देखें पाकिस्तान के जो अवाम के मसाइल है ना, पाकिस्तान के जो लीडर हैं उनका कोई मसला नहीं है, सही, इनका मसला सिर्फ रोज देना है और सुना जाना है। जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं वो इस चीज की अब इजाजत नहीं देते कि हम मुसलसल एक एडहॉकिज्म के जरिए चलें। चीजें जो हैं दे नीड टू बी सेटल्ड डाउन। अच्छा गौरी साहब, आप तीनों ने मौलाना साहब की जो सूरत-ए-हाल थी उस पर गुफ्तगू की, लेकिन आज हमने देखा जैसे ही मौलाना साहब की जो मीडिया कन्वेंशन से खिताब की तकरीब थी नाज़रीन, वो जैसे ही ख़त्म हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मौलाना को बड़ा मुस्बत अंदाज में जो है आगे बात की उनके मौलाना के मुतालिक, लेकिन PMLN को ज़रा उन्होंने हल्के हल्के शॉट्स दिखाए अपने और खेलने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा हम चाहेंगे कि आप सुने, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मौलाना साहब के हवाले से स्टांस है इंतखाबात के हवाले से और मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है उस पर भी मेहमानों से बात करें। पहले सुनिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा। मेरा ख्याल में जो भी जमहूरी सियासतदान हैं वो यही कहेंगे कि हर बुराई का, हर मुश्किल का हल यही है कि इलेक्शन हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान जैसे सियासतदान जो MRD का मूवमेंट चलाया, जो ARD का मूवमेंट कैसा है, कि वो ऐसा कोई बयान नहीं देगा जो इलेक्शंस होने के खिलाफ होगा। गौरी साहब, आपके ख्याल में बिलावल ने आज जो बात की है, अभी तक इंतखाबात के इनकाद के मामले पर इलेक्शन कमीशन को तमाम जमातें कह जरूर रही हैं
कि लेकिन कोई ऐसा स्टैंड अप हमें नजर नहीं आता इसमें हमें दिलचस्पी या सीरियसनेस नजर आए। गो कि आज फिर बिलावल ने उस बात को रिपीट किया, लेकिन मौलाना साहब के साथ साथ उन्होंने PMLN पर भी हल्की फुल्की हैमरिंग की है। बावजूद इसके उन्होंने उनकी जरा जो कमजोर पोजीशन के 1-2 जलसे थे उनका जिक्र किया। वफाकी काबीना के लोग ख्वाजा आसिफ के अलावा नजर नहीं आ रहे, उसकी उन्होंने बात की है। तो हैमरिंग PMLN की तरफ, सॉफ्ट कॉर्नर मौलाना की तरफ, बिलावल वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें उनको एक तो वाज़ेह तौर पर पता है कि उनका मुकाबला इस इलेक्शन में पाकिस्तान उनके सामने जो नक्शे कदम होगा उसी पर ही चल रहे हैं और इस वजह से और मेरा ख्याल है कि वो अच्छा बिल्कुल लगारी साहब से गारी साहब की बात पूरी हो जाए फिर आपको ऐड करता हूं। मौलाना मैं ये कह रहा हूं कि देखें बिलावल को ये पता है कि उनका असल मुकाबला जो है वो PMLN से होगा, ठीक है। इस वजह से कि 140 से ज्यादा सीटें पंजाब के अंदर हैं, तो उसके अंदर जो वो सीटें जीतेगा प्रिडोमिनेंटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में प्रिडोमिनेंट हैसियत रखेगा। लेकिन अगर किया एक ऐसे वक्त में आप फजलुर रहमान साहब को, जो कि आज से कुछ अरसे पहले तक नून की तरफ ज्यादा टिल्ट कर रहे थे, उनके बारे में अच्छी जबान करने लगते हैं, उनकी तारीफ करने लगते हैं, तो एक उम्मीद तो रखी जा सकती है ना कि बलूचिस्तान और के में जो सीटें जीतते हैं, अगर वो कल को वो चीजें नून की हुकूमत अगर बनने जाती है, मुझे नहीं पता कि बनती है या नहीं बनती, लेकिन अगर नून स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ जाती है इस वजह से कि PTI इस वक्त जो है उसका मुस्तकबिल थोड़ा सा जो है वो दिगरगू हुआ है, ठीक है ना, कि वो क्या करेगी, क्या अचीव करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान जो है अगर PTI इलेक्शन में जाती है और सीटें जीती है तो उसके साथ पॉलिटिकल अलायंस करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक तरफ से बिलावल साहब जो है वो उनको दाना डाल रहे हैं, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, और दूसरी तरफ से उम्मीद है कि कल को अगर वक्त हो तो फिर इनके लोग पीपल्स पार्टी के साथ, अगर पीपल्स पार्टी जो है सिंध के अंदर वो प्रिडोमिनेंट पोजीशन में जाती है, यानी कराची का मुझे नहीं पता क्या बनेगा वहां पे, लेकिन गौरी साहब ये भी याद रखिए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो सिंध में इत्तेहाद बनने की बातें हो रही हैं उसमें लीड रोल भी मौलाना ने और राशिद महमूद सूमरो ने लिया हुआ है। मैं वही कह रहा हूं कि देखें इसी वजह से वो कह रहे हैं कि भाईजान अगर आप जमहूरी लीडर हैं तो जमहूरियत की बातें करें, अच्छी बातें करें। मुकाबला जो है जिस वक्त होगा ये उतना इजी नहीं रह गया शायद। इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बेपना टूटी हुई पॉलिटिक्स है। गारी साहब मैं चाहूंगा लगारी साहब इस पे अपना टेक दें और आमिर जिया साहब दें, फिर गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाते हैं। लगारी साहब आप कुछ ऐड कर रहे थे उस वक्त बिलावल के नक्शे कदम के मामले पर। जी मैं वही अर्ज कर रहा था कि बिलावल अपने वालिद के नक्शे कदम पर जरूर चलेंगे, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा बोझ ये भी है कि मास पॉलिटिक्स जो होता है उनका एक डिक्शन बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिक्शन जो है वो मासेस का डिक्शन लेते हैं और वो जो निचले तबकात हैं उनका डिक्शन लेते हैं। वो मजदूर और किसान की बात करते हैं, वो लोअर जो निचले तबकात की बात करते हैं वो उस डिक्शन के साथ भी जाएंगे। और जरदारी साहब का ये है कि वो भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सियासत को मैनिपुलेट करने का हुनर जानते हैं। बिलावल जो है वो डायरेक्ट पब्लिक की बात करते हैं, वो जाएंगे मासेस की तरफ, मासेस के कोर इश्यूज पर बात करेंगे। और वो कोर इश्यूज जाहिर है इस वक्त बहुत बड़े इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान को, वो महंगाई है, बेरोजगारी है और गैर यकीनी सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इन तमाम चीज़ों को भी वो अपने उसमें लेंगे। मौलाना के बारे में उन्होंने जो तर्ज अमल अख्तियार किया उसका मतलब ये है कि वो एक और महाज खोलने से गुरेज कर रहे हैं। और वैसे भी मौलाना के और लेकिन नून लीग को तो उन्होंने ताने दिए लगारी साहब। जी मैं नहीं समझा। लगारी साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आता हूं आपसे ये सवाल करूंगा कि बिलावल ने नून लीग को जो आज सुनाई है हल्की फुल्की मौसीकी, उसकी वजह क्या है? अगर वालिद की मफाहमत की बात होती है तो मौलाना के साथ मफाहमत, फिर नून लीग के साथ मफाहमत नहीं हो रही। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले लगारी साहब बात कर रहे थे JUI और पीपल्स पार्टी के बिहेवियर्स पर। चाहूंगा कि लगारी साहब से ही दोबारा गुफ्तगू का आगाज करूं। लगारी साहब आपके ख्याल में कहीं बिलावल को मौलाना जो इत्तेहाद बना रहे हैं पीपल्स पार्टी मुखालिफ सिंध में, उससे तो परेशानी नहीं हुई?
मेरे ख्याल में कितना भी बड़ा इत्तेहाद बन जाए वो क्या करेगा, मैं बता देता हूं आपको। मौलाना खालिद महमूद सुमरो क्या कर लेंगे, अच्छा GDA क्या कर लेगा, अच्छा वहां अगर PMLN भी आ जाती है तो क्या कर लेगी, MQ आ जाती है क्या कर देगी। पूरा सिंध आप अपनी हथेली पर रखें। कराची में MQ कुछ नहीं कर सकेगी लगारी साहब। आ जाए जैकाबाद, आ जाए कंदकोट में, आ जाए शिकारपुर में, आ जाए ठुल में, आ जाए कंबर में, आ जाए शहदादकोट में, आ जाए खैरपुर में, आ जाए नौशेरो फिरोज में, पूरे सिंध में चले जाए। क्या क्या कर लेगी, कौन कौन इसमें आकर आप कितने जीरो मिला लें वो जीरो रहेंगे, कौन आएगा यहाँ पर, किसने आकर लगारी साहब हैदराबाद और कराची में भी जीरो रहेंगे। मौलाना नहीं, कराची में भी वो पोजीशन तो नहीं होगी ना। कराची में कौन सी पार्टी है जो स्वीप करेगी, जमात इस्लामी, MQM, PTI, कौन सी पार्टी है जो स्वीप करेगी। कराची उस जगह पर नहीं खड़ा है। अगर आप समझते हैं कि मौलाना और MQM इकट्ठे हुए तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। आमिर जैद साहब, आपके ख्याल में बिलावल ने जो आज एक पॉजिटिव जेस्चर देने की कोशिश की है टुवर्ड्स मौलाना, वो सिंध में जो उनके खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है, बजाहिर मौलाना काफी एक्टिव है और MQM, दो बड़ी जमातें एक्टिव होने की कोशिश कर रही हैं, आपके ख्याल में बिलावल उसकी परेशानी की वजह से सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं या मुस्तकबिल की सूरत हाल को देख रहे हैं? तो में परेशानी तो नहीं होगी इस इत्तेहाद से, मैं लगारी साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। इसकी वजह ये कि ओवरवेलमिंग, अगर मजमूई सिंध की बात करें तो उसमें ओवरवेलमिंग तरीके से पीपल्स पार्टी को डोमिनेंस हासिल है। देही इलाकों में बिल्कुल जितने बड़े जागीरदार हैं, जितने बड़े नाम है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की झोली में है। GDA ने माजी में भी कोशिश की है, उसकी आप नहीं समझते कि कुछ इलाकों के अलावा जो है उनकी कोई बहुत ज्यादा इनरोड्स हैं। मौलाना की पार्टी यकीनन देही सिंध में भी उसकी फॉलोइंग है और शहरी सिंध में भी थोड़ी बहुत है, और अगर कहीं पे इन लोगों की सीट एडजस्टमेंट्स होती हैं तो 2-4 सीटों पर हो सकता है कि असर पड़े, लेकिन उससे कोई गेम चेंजर नहीं होगा। जहां तक MQM का ताल्लुक है तो MQM अपने जोबन पे नहीं है, ये 1990 की दिहाई नहीं है इसमें जितनी 13 सीटें होती थी उस जमाने में नेशनल असेंबली की 13 की 13 जो है वो MQM की झोली में आ गई। ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं देखता हूँ कि पीपल्स पार्टी क्योंकि मेयर भी उनका है तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा गेन करें अर्बन सिंध के अंदर भी। MQM को यकीनन पिछले इंतखाबात से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन उसको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ANP के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर उनकी एडजस्टमेंट हो, JUIF के साथ करें, GDA के साथ करें, लेकिन इस लाइन का फायदा ये होगा कि जो पीपल्स पार्टी को एक खुला मैदान मिलना था वो नहीं मिलेगा। कम से कम कुछ ना कुछ तो वो नहीं मिलेगा चाहिए ना, और वो अच्छी बात है। मैं बिल्कुल ठीक है, एक इंतखाबी माहौल बनता हुआ नजर आना चाहिए। गौरी साहब, आप क्या देख रहे हैं बिलावल टुवर्ड्स मौलाना सॉफ्ट कॉर्नर का रीजन सिंध में बनने वाला इत्तेहाद या मुस्तकबिल की सफबंदी? नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ चूंकि ये अभी जो रीसेंट अलायंस रही है उसमें देवर पार्टनर्स, PDM की जो हुकूमत थी, ठीक है, तो एकदम तो ताल्लुक तोड़ना अच्छी बात नहीं है। सही। और उसके अंदर ये है कि जो लोग हैं, जिस तरह अभी आमिर भी कह रहे थे, लगाई साहब भी कह रहे थे, देखें इन लोगों के अपने अपने जो है ना स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, और उसके अंदर होल्ड्स के अंदर कोई दूसरी पार्टी अगर घुसी थी तो वो PTI थी, उसकी कुछ रीजन हो सकती है, ठीक है ना। उसने अपने आप को फौरी तौर पे यानी एक इलेक्शन के दरमियान ही गौरी साहब, अगर एक सवाल आज की बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात पे आपके सामने रखूं, उन्होंने थोड़ा सा जैसे कहते हैं वो हल्के फुल्के मौसीकी सुनाने की कोशिश की है PMLN को मियां साहब की वापसी के मामले पे। हसन मुर्तजा पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर रहे हैं पंजाब असेंबली में, वो तो अलल ऐलान कह चुके हैं कि मियां साहब वापस नहीं आ रहे। तो पीपल्स पार्टी PMLN को टेक ऑन कर रही है, उसकी वजह क्या लगती है आपको? आप चूंकि गहरी निगाह रखते हैं पंजाब और सारी सूरत हाल पर। देखिए, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को एक तो उम्मीद ये है कि अगर फर्ज किया उनका मुकाबला नून से है तो नून जो है ये जरदारी साहब के जो करीब तरीन साथी हैं वो उनकी जो इलेक्शन है या इलेक्शन की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको डिसरप्ट ना करे मुकाबले में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स करके, ठीक है ना। तो अगर मुल्तान से या लाला मूसा से या मंडी बहाउद्दीन से या गुजर खान से वो लोग जो हैं उनके जो करीबी साथी जो वजीर आजम रह चुके हैं या वजीर रह चुके हैं, अगर वो अपनी सीटें नहीं जीत सकेंगे तो ये पीपल्स पार्टी के बहुत बड़ा धचका होगा। तो मुझे लगता है कि फिर वही बात है कि ये लोग चाहते हैं कि भाई अगर फर्ज किया जैसे हमारी बातचीत चल रही थी कि हम सारे लोग मिल के साथ चलेंगे, तो अगर इनको ये लगा चैलेंज जो है, जो इनका सारों का कलेक्टिव चैलेंज था, वो पूरी फोर्स के साथ अगले इलेक्शन में शामिल नहीं हो सकेगा, यानी PTI, ठीक है, उसके साथ जो बहुत बड़ी है, तो फिर
ये सारे लोग जो हैं, ये जितना जो कुछ बचेगा उसमें एक दूसरे के मुखालिफ ही खड़े होंगे ना। ठीक हो गया गौरी साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी PMLN का पंजाब में मौजूदा जो स्ट्रेंथ उसकी है, जो एक उम्मीद उन्हें थी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, जो लोग साउथ पंजाब से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर अलीम खान और जहांगीर तरीन की तरफ जा रहे हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी में आते तो पीपल्स पार्टी टेक ऑन कर सकती थी PMLN को। बजाहिर वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी परेशान भी नजर आई और पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात की। लेकिन चाहूंगा कि एक और अहम नुक्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से आप तीनों मेहमानों के सामने रखूं। मियां नवाज शरीफ की वापसी के वक्त एक बयान आता है और फिर उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब को बायर बकौल उनके दौड़े दौड़े नहीं लंदन जाना पड़ता है और फिर दोबारा से एक मफाहमत की फिजा चलती है। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि मियां जावेद लतीफ जाते जाते कोई एक ऐसा काम करते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वजाहतें देने और मुश्किलात का इजाफा करती है। मियां जावेद लतीफ इस सारी सूरत हाल में जब पूरी PMLN इस बात पे लगी हुई है कि उनका फोकस कोई इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होंगी, वो किसी के खिलाफ कार्रवाइयां मियां साहब वापस आके नहीं करेंगे, उसी वक्त उन्होंने दोबारा एक बार बयान दोहराया कि फैजाबाद धरना केस का जो फैसला है नून लीग उस पर अमल दरामद करवाएगी। गौरी साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब भागते भागते गए, मनाया। इसहाक डार साहब ने जो है कहा कि मियां साहब ने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। गुज़िश्ता रोजी मियां जावेद लतीफ ने जाते जाते दस्ती बम फेंका। PMLN के अंदर कोई डिवीजन है बयानिए के मामले पर, या ये भी जैसे मौलाना पोस्टरिंग कर रहे हैं, PMLN भी मियां जावेद लतीफ के जरिए अभी तक पोस्टरिंग कर रही है? क्योंकि अगर लगता है, एक ख्याल ये मौजूद है कि अभी तक मियां नवाज शरीफ की जो वापसी है उस पर ग्रीन सिग्नल नहीं है, इसीलिए वो 3 मरलों में दौरे करते हुए वापस आना चाहते हैं। मेरा ख्याल थोड़ा सा उस पर इख्तलाफ भी है शायद। मेरा ख्याल है कि ग्रीन सिग्नल तो है, ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान वाले हालात जो हैं, पाकिस्तान के साथ अगर फाइनेंशियली इकोनॉमिकली खड़े ना हुए तो पाकिस्तान के लिए जो है बेपनाह मुश्किलात हैं, उसमें इजाफा होगा। तो मेरा ख्याल है कि वो उसके जो कुछ उन्होंने आना है नहीं आना वो खुद फेस करेंगे। ये जो कुछ जावेद लतीफ साहब कहते हैं ना, मुझे इस तरह लगता है कि मतलब ही इज बेसिकली ट्राइंग टू पंच अबव हिज वेट। वो इस लेवल के पॉलिटिशियन नहीं है कि उनकी बात को इतना सीरियसली लिया जाए। और दूसरी चीज ये है कि क्या ये बात करके वो अदालत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं दोबारा उस फैसले की जो दोबारा से सुनवाई चल रही है। अगर किया लेट से कोई फैसला आ जाता है तो कौन सी हुकूमत जो है, उन्होंने कहा नहीं ये फैसला करना है कि आपने उनके खिलाफ जो एक्शन लेना है ये नहीं लेना। जो नवाज शरीफ के साथ मुशर्रफ के खिलाफ एक्शन लेने पे हुआ था, मैं उसकी कानूनी आईनी बात नहीं जा रहा, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं कर सके। सही, ठीक है ना। गौरी साहब, आपको यहां रोकूंगा, लेकिन हमने ये देखा है कि मियां जावेद लतीफ के बारे में ये राय है कि वो बात करते हैं जो मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज से आ रही होती है। लगारी साहब, आप गौरी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेंगे कि मियां जावेद लतीफ अपने वजन से ज्यादा बात कर रहे हैं? नहीं, वजन तो खैर उनका इतना ही है जितनी वो बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये दास्तूर दुरुस्त है कि वो सारे कार्ड फेंक नहीं रहे हैं, वो कार्ड अपने हाथ में भी रखना चाह रहे हैं। और वो ये कि मुश्किल वक्त बाद में भी आ सकता है, बाद में भी ऐसा हो सकता है कि जब किसी वज़ीर-ए-आज़म की मुद्दत 3 साल से अबूर करने लगे या 3.5 साल अबूर करने लगे तो उनको वापस खींचा जाए। ये कोई भी वज़ीर-ए-आज़म होंगे, ये पहले तय करना होगा कि सिस्टम में बैठकर कि जनाब आपने इनको 5 साल पूरे करने देना है या नहीं करने देना है। वज़ीर-ए-आज़म जो भी जाएगा उसके बारे में पहले से एक बयान या कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए कि जनाब देखा, हमने नहीं कहते थे कि ये चीज़ें नहीं होने दी जा रही हैं। ये भी एक हो सकता है कि PMLN ने ये बात रखना चाहती हो कि जनाब हमारा, अगरचे हमने मामला खुदा पर छोड़ दिया था, अगरचे हमने इस मामले में हाथ नहीं डाला था, अगरचे हम ये कर रहे थे, देखें हमारे यहाँ ये आवाज भी थी और ये आवाज तो ठीक थी, हम इसी आवाज आप कह रहे हैं वो कोई गारंटीज चाह रहे हैं कहीं मौजूद रहे। ये हो जी लगारी साहब, आपके ख्याल में वो कुछ गारंटीज चाह रहे हैं मुल्क वापस आने के हवाले से, इसलिए मियां जावेद लतीफ साहब ने अपनी जो तमतराक है उसी तरह रखी हुई है? नहीं, मेरा ख्याल है गारंटीज का मामला नहीं है। मेरा ख्याल है कुछ चीजें तय हो चुकी हैं, उनका आना तय हो चुका है।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपके पास सामने दोबारा हाजिर खिदमत है। अफगानिस्तान के हवाले से जो खबर है वो खासकर चंद रोज कबल हमने देखा कि एपेक्स कमेटी की एक मीटिंग हुई और एपेक्स कमेटी की इस मीटिंग में जो गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन का फैसला हुआ और इस फैसले के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह बताया गया कि इसकी वजूहात क्या हैं और उसमें खासकर जो जिक्र हुआ वो हुआ अफगान जो गैर कानूनी तौर पर यहां पर तारकीन वतन रहते हैं उनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो मुलविस होने के मामला थे गैर कानूनी सरगर्मियों में, उसको एक हाईलाइट मिली और उस हाईलाइट के बाद एक तासुर कायम हुआ कि ये अफगान मुहाजिरीन यहां पर जो रह रहे हैं, जो रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन है या इसके अलावा जो किसी मुल्क जाने के लिए इस मुल्क को इस वक्त बतौर स्पेस इस्तेमाल करें, उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि एपेक्स कमेटी का यह फैसला था कि गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन एक सिचुएशन सी बन गई है। इस सारी सूरत हाल में अब इस मामले पर आने वाले दिनों में क्या होगा, अपने जो तीनों मेहमान हैं उनके सामने सूरत हाल को रखूंगा। चाहूंगा कि नज़ीर लगारी साहब से गुफ्तगू का आगाज करूं। लगारी साहब, आपके ख्याल में जो अफगान तारकीन वतन हो या जो गैर कानूनी तारकीन वतन हो जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, चाहे वो अफगान हो, ईरान हो या किसी भी मुल्क से हो, उनके खिलाफ कार्रवाई के मामले पर हमें एक पॉलिटिकल प्रेशर नजर आ रहा है, उसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? उसकी वजूहात मौजूद हैं, इसलिए कि जो ट्राइब्स वहाँ हैं बॉर्डर पर, वैसे ही ट्राइब्स इस तरफ को भी हैं और वो ज़ाहिर है एक मसला बनता है आपका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका एक जोग्राफिया है, अगर आपके पास एक बॉर्डर लाइन है तो आपकी वो बॉर्डर लाइन का तकद्दुस होना चाहिए। ये नहीं है कि जो मर्जी है जब चाहे आप क्रॉस कर लें। हमने पिछले 45 साल में एक गैर हम उस जंग से मुतालिक नहीं थे, लेकिन हमारा मैदान जंग हम बने रहे। हमारे यहाँ एक अज़ाब मुसलत रहा इस मुल्क के अंदर कि हम अफगान जंग का बरह रास्त हिस्सा बने। हमारे यहाँ दहशतगर्द जो भी थे, चाहे वो जिहादी थे या जिन्होंने टेररिज्म किया हमारे अपने मुल्क के अंदर, उनकी यहाँ पर उन्होंने बाकायदा यहाँ पर उनको मौके थे कि वो ट्रेंड होते, अफगान थे या यहाँ के भी थे, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी जो जिन लोगों ने दहशतगर्दी की हुई थी उन्होंने या तो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली या यहाँ पर ट्रेनिंग ली। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इनफ इज इनफ। पाकिस्तान जो गैर मुल्क की यहाँ पर तारकीन वतन है उन्हें वापस जाना चाहिए। तरीकाकार क्या अख्तियार करते हैं वो जरूर देख लें। आपके पास आपकी मैशत का मसला है, आपके पास स्मगलिंग हो रही है, आपके यहाँ से डॉलर जा रहा है, आपके यहाँ से गंदम जा रही है, आपके यहाँ से चीनी जा रही है, आपके यहाँ से आटा जा रहा है और आपकी सारी चीजें ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं, अलाल ऐलान जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं और हम सब तस्वीरें देखते हैं सोशल मीडिया पर कि ये गाड़ियां जा रही हैं। तो अफगान ट्रांजिट ट्रेन के बारे में आमिर जिया साहब को ऐड करूंगा गुफ्तगू में। आमिर जिया साहब, एक चीज हमें नजर आती है जी, लगारी साहब आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि बस आप स्मगलिंग भी रोकें और गैर मुल्क की तारकीन वतन को उनके वापस भेजने के लिए एग्रेसिव नहीं हो बेशक, लेकिन आपने एक तरीकाकार जरूर अख्तियार करना है कि लोग अपने वापस जाएं और इस मुल्क पर बहुत ज्यादा बोझ है, उस बोझ को हल्का किया जाए। ठीक है। आमिर जिया साहब, हमने ये देखा है कि माजी में भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन की बात हुई, माजी में भी जो अफगान यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे उनके निकालने की बात हुई, लेकिन हर दौर में हमें यह लगता है कि पॉलिटिकल मसलियातें आड़े आ जाती हैं। आपको नहीं लगता कि केयरटेकर गवर्नमेंट जिसका कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है, कोई पॉलिटिकल जवाबदेही नहीं है, ये एक आइडियल टाइम है, चाहे भले अगर 1 महीने की मुद्दत को बढ़ा के 2 महीने कर लिया जाए, लेकिन इस सिलसिले को जारी रखा जाए। जो गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तान में, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, अफगानिस्तान के हों, ईरान के हों या बांग्लादेश के हों या बर्मा के हों, उनको निकालना जरूरी है। इसका फायदा हमारी मईशत को, हमारी लॉ एंड ऑर्डर को और तमाम चीजों को होगा। ये बड़ा पेचीदा मसला है, उसका इतना आसान हल नहीं है कि अगर आप समझे कि 1 माह में 2 माह में जो पाकिस्तान पे बोझ है तारकीन वतन का, उसमें 2 तरह के लोग हैं ना। एक वो लोग हैं कि जो मतलब है कि जिनको वाकई पनाह दी गई है, वो रजिस्टर्ड है आपके पास। फिर वो लोग हैं कि जो मतलब है गैर कानूनी तरीके से आ गए हैं। और सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं होता, ये जो एक फार राइट का आपको लगता है पूरे यूरोप में शोर मच रहा है, फार राइट लगा हुआ है कि जी इमिग्रेंट्स जो है वो आ रहे हैं और ये सारे मसाइल के जिम्मेदार जो हमारे इमिग्रेंट्स होते हैं या रेफ्यूजीज होते हैं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। लेकिन आमिर जिया साहब, ये देखिए, ये जो एदादो शुमार हमारे सामने है कि 1 जनवरी से लेकर अब तक जो 14 खुदकुश हमलावर थे वो अफगान शहरी थे। तो पाकिस्तान इसलिए सारी सूरत हाल में ये चाहता है कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ आए हैं
जो रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन है उन्हें निकालने की कोई बात नहीं हो रही, उन्हें रखने को पाकिस्तान अब भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, नेबरिंग कंट्री की बुनियाद पे, एक ब्रदर इस्लामिक मुल्क होने पर तैयार है। मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए, बदकिस्मती से जो मैसेजिंग की गई है, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारा मीडिया भी इस तरह करे कि हम अफगानियों को बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि गलत तरीका है। यहाँ पर वो मासूम अफगानी शहरी भी है कि जिन्होंने कोई उनका जराइम से कोई लेना देना नहीं है, उनका दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं है, और वो जंगज़दा मुल्क से आए हैं। और फिर वो लोग हैं कि जो दहशतगर्दी करते हैं, जो दहशतगर्दी जराइम में मुलविस तो हमारे होम ग्रोन पाकिस्तानी भी बहुत सारे हैं। तो बिल्कुल रियासत का काम है कि जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको कुछ लें, तो बैरून मुल्क से जो लोग आके करें उसको भी करें। लेकिन उसमें जब हम मैसेजिंग करेंगे, देखिए अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात सपोर्ट नहीं कर सकते कि वहाँ के अवाम में जो हमारी गुडविल है जितनी भी है उसको हम खराब करें, क्योंकि आपको पता है कि जो लिबरल या वो वाला अफगान था कि जो कर्ज़ई हुकूमत के साथ होता था अशरफ गनी के, वो तो पहले पाकिस्तान के खिलाफ है। तो ये लोग जो कि पख्तून बेल्ट के अंदर लोग हैं हमारे, और जो मतलब है जिनको हमने पनाह दी और प्रूव किया, वहां पर हमारी गुडविल है। तो अगर हमारे यहाँ एक ऐसी मतलब है कि आप पॉलिसी वजह करते की वजह से हमारी पुलिस बाज़ हाई हैंडेड एक्शन कर दे या एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए, उससे हमें परहेज करना चाहिए। मेरी इल्तिजा ये होगी, बिल्कुल आप अपने बॉर्डर को भी कंट्रोल करें, मुद्दा भी लेकर आए, लेकिन एक कहते हैं दिल रखते हुए। और आप ये देखिएगा उसमें यूएनएचसीआर को भी मुलविस करें कि जिन लोगों को वापस भेज रहे हैं उनकी आबादकारी के लिए माजी में जब कैंपेन होती थी उनको कुछ डॉलर दिए जाते थे, पैसे दिए जाते थे कि जाके वो रीसेटल हो सके। उनकी हुकूमत अफगान तालिबान हुकूमत से भी आपको मुज़ाकरात करने, तो बजाय इसके कि धमकी आमेज और हमारा इंतकामी रवैया नजर आए, पाकिस्तान एक ज्यादा एक उससे ऑर्गेनाइज रियासत है अफगानिस्तान के मुकाबले में, हमें उसके साथ उस हिसाब से अपने आप को बिहेव करना है, ताकि हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत जरूरी है और हमारी ताल्लुकात उनसे बहुत जरूरी अच्छे हैं। वरना जो हमारे दुश्मन ममालिक है, इंडिया है, वो बिल्कुल लिवरेज हासिल करेगा, और पहले उसको वहां पे है लिवरेज। बिल्कुल, माजी में भी उसने ये कोशिश की है, और उसने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल किया, उसके कई सबूत हमारे सामने हैं। आमिर गौरी साहब, हमने देखा कि जब ये सारी सूरत हाल डेवलप हो रही थी, उसी वक्त हमें चाइना में नजर आया, जब हमारे निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी साहब और जो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के वकील मुतवक्किल साहब, वो भी मिले, चाइनीज की प्रेजेंस में मुलाकात हुई। तो आपके ख्याल में कुछ बर्फ पिघली है या अभी तक सूरत हाल जो है वैसे के वैसी ही है? मेरे ख्याल में बहुत सारी जो बातें आमिर ज़िया साहब ने की है ना, उनसे एग्री करूंगा इस वजह से कि देखें, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की निगरान हुकूमत जो है वो बताने की कोशिश कर रही है कि उसने क्रैकडाउन किए हैं डॉलर माफिया पे, शुगर माफिया पे, स्मगलर्स के ऊपर, ये वो नहीं चाहते कि जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उसके ऊपर वो फेल होते हुए नजर आए। तो मुझे इस तरह लगता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत शायद जो हमारी तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक जो है वो एक्शन शायद नहीं दे रही थी टीटीपी की, लेकिन हमें बहुत क्लियर होना चाहिए जो टीटीपी है, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने जिन चीजों की स्मगलिंग की बात की है, ये सब कुछ अफगानिस्तान की तरफ हो रही थी। और एक जो सबसे अहम चीज थी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो हुजम है वो पिछले चंद महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ा, जिसका पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। नहीं, देखें, ये दो मुख्तलिफ चीजें। स्मगलिंग जो है, अगर बॉर्डर तो शायद आप तो जो है उनको कंट्रोल नहीं कर रहे ना, वहां पे अथॉरिटीज ही हुई। वो अथॉरिटीज कौन है? ये नहीं हो सकता कि मैं एक ट्रक जो है यहां से गंदम का या चीनी का, लेकिन वाली साहब उन्हीं अथॉरिटीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी बॉर्डर पे ड्यूटी है, सबसे पहली वार्निंग उन्हीं को जारी की गई, उसके बाद बाकी सारे फैसले लिए गए। वाज़े तौर पे हमने देखा कि एपेक्स कमेटी में चीफ ने वाज़े तौर पे कहा कि जो भी, ये सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कि जो भी मुलविस पाया गया ना सिर्फ कोर्ट मार्शल होगा बल्कि जेल होगी। आने वाले दिनों के अंदर हम ये देखेंगे कि इस तरह की जो बातें की गई हैं उनका असर क्या निकलता है। अगर असर अच्छा है तो फिर ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हैं वो दो इंटरनेशनल नेबर्स की तरह अच्छी तरह रहेंगे। लेकिन जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई में भी कहा था, इस प्रोग्राम के नहीं, इस जो सेगमेंट के, कि देखें जो मैसेज है ना वो सिर्फ एक खास नेशनैलिटी के लोगों को नहीं जाना चाहिए। अगर आपने एक कहना है गैर कानूनी तारकीन वतन हमारे यहाँ बैठे हैं तो उसको है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। सही, कराची के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी चीज कि जितने इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप ऑन बोर्ड रखें। पाकिस्तान ने जो पिछले 40-45 साल में गुडविल कमाई है अफगान मुहाजिरीन को रख के, उस तरह यूज करने की जरूरत नहीं है। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात जो है, खास बात, शायद देखें बहुत से ऐसे अफगान हैं जो अभी तक हैं तो अफगान, लेकिन पाकिस्तान में
हुए वो कल को इंटरनेशनल लॉ के तहत पाकिस्तान की नेशनैलिटी क्लेम कर सकते हैं उनके। तो जो लेकिन यहाँ पर लेकिन गौरी साहब ये जुमला आपने कहा, पाकिस्तान ने 1951 का जो आलमी मुहाजिरीन कन्वेंशन है और 1967 का जो मुहाजिरीन के प्रोटोकॉल का जो वो है उस पर दस्तखत नहीं किए, तो वो नेशनलिटी देने वाली जो बातें महमूद खान अचकज़ई साहब भी करते हैं वो बज़ाहिर नजर नहीं आती। पाकिस्तान के लोग जो यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे जाते हैं ना, शायद जो यूरोप में जाते हैं, जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उनके पैदा होने के बच्चे वैसे तो इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चे होते हैं। बिल्कुल ठीक है वो पॉइंट, लेकिन पाकिस्तान चूंकि अभी पाबंद नहीं है। लगारी साहब आपका, आमिर ज़िया साहब आपका और आमिर गौरी साहब तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।